नमस्कार दोस्तों, आपका इस वीडियो में स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग यूपी पीसीएस और आरआरबी से रिलेटेड टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं और यह टेस्ट सीरीज जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। और इस टेस्ट सीरीज में आने वाले यूपी पीसीएस और आरआरबी एग्जाम के लिए अत्यंत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं। तो चलिए टाइम को बिना वेस्ट किए आगे बढ़ते हैं और आप लोगों से एक विनम्र निवेदन है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और इस वीडियो के पीडीएफ के लिए टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लें, जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। और इस वीडियो के अंत में जो 2 प्रश्न दिए गए हैं, जिसका उत्तर जो आप लोगों को देना है। 2 प्रश्न जो इस वीडियो के अंत में दिए गए हैं, जिसका उत्तर आप लोगों को देना है और ये 2 प्रश्न जो इन्वायरमेंट से संबंधित है। तो चलिए टाइम को बिना वेस्ट किए आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। बायोम में वनस्पति के प्रकार को निर्धारित करने वाले मुख्य कारक क्या हैं? वर्षण, तापमान, मिट्टी का प्रकार, विंड पैटर्न। बायोम में वनस्पति का प्रकार जो मुख्य रूप से उस क्षेत्र की जलवायु द्वारा निर्धारित होती है। किसी विशेष क्षेत्र में उगने वाली वनस्पति के प्रकार को निर्धारित करने में तापमान और वर्षा सबसे महत्वपूर्ण कारक होते हैं। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा। वर्षा जो है वो सबसे महत्वपूर्ण कारक होता है बायोम में वनस्पति के प्रकार को निर्धारित करने में। ओके, उदाहरण के लिए एक उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में उच्च तापमान और उच्च वर्षा होती है, जो पौधों की एक विविध श्रेणी के विकास में सहायक होती है। जबकि एक रेगिस्तान क्षेत्र में कम वर्षा और कम तापमान होता है और पौधों की वृद्धि को उन प्रजातियों तक सीमित करता है जो शुष्क परिस्थिति के अनुकूल होती है। इसका जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अवकथन ए, सूर्य का प्रकाश और ऑक्सीजन जलीय पारिस्थितिकी तंत्र के सबसे महत्वपूर्ण सीमित कारक हैं। और कारण आर में कहा जा रहा है कि जलीय जीवकों को उनकी उपस्थिति के क्षेत्र और इन क्षेत्रों को पार करने की उनकी क्षमता के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूर्य का प्रकाश और ऑक्सीजन जो जलीय पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता को सीमित करने वाले सबसे महत्वपूर्ण कारक है, जबकि नमी और तापमान जो स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र के मुख्य सीमित कारक हैं। तो इसका जो अवकथन है वो सही हो जाएगा इसमें। ओके, और जलीय जीव को उनकी उपस्थिति के क्षेत्र और इन क्षेत्रों को पार करने की उनकी क्षमता के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। तो इसका जो कारण है वो भी सही हो जाएगा और कारण जो है वो कथन का सही व्याख्या भी कर रहा है। तो इसका जो ऑप्शन कारण जो है कथन का सही व्याख्या नहीं कर रहा है इसमें। ओके, तो इसका जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में शीतकालीन प्रवासी पक्षी का उदाहरण है? मिलनसार लैपिंग। मिलनसार लैपिंग जो है वो सर्दियों में भारतीय उपमहाद्वीप में रहता है। ये इस प्रजाति की जनसंख्या में अचानक तेजी से गिरावट आई है, जिसके कारण इसमें गंभीर रूप से लुप्तप्राय प्रजाति के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। मिलनसार लैपिंग जो मैदानी इलाकों, शुष्क घास के मैदानों और साथ ही खेती वाले खेतों को पसंद करते हैं। ओके, इसका जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा। भारत में शीतकालीन प्रवासी पक्षी का उदाहरण जो है वो मिलनसार लैपिंग है। तो इसमें जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संख्याओं के पिरामिडों के संदर्भ में किस पारिस्थितिकी तंत्र की पोषी संरचना शाकाहारी जीवों की संख्या में उतार चढ़ाव के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील होगी? घास के मैदानों के पारिस्थितिकी तंत्र में एक विशिष्ट सीधा पिरामिड होता है, जिसका आधार जो है घास होता है। ऐसी संरचनात्मक रूप से सरल श्रेणी में जड़ी बूटियों में कमी से उच्च पोषी स्तर पर पर्याप्त प्रभाव पड़ता है। ओके, संख्याओं के पिरामिड के संदर्भ में घास का मैदान पारिस्थितिकी तंत्र जो है इसकी सीधी संरचना के कारण होता है। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विविधता उपाय किसी विशेष आवास या पारिस्थितिकी तंत्र में अद्वितीय प्रजाति की विविधता का वर्णन करता है? अल्फा विविधता जो है वो अल्फा विविधता विशेष आवास और पारिस्थितिकी तंत्र में अद्वितीय प्रजातियों की विविधता का वर्णन करता है। यह स्थानीय स्तर पर जैव विविधता का माप है और संख्या को ध्यान में रखता है। यदि दिए गए क्षेत्र में मौजूदा विभिन्न प्रजातियों के साथ साथ उनकी सापेक्ष बहुताया हो। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संगठन की स्थापना आनुवंशिक संसाधनों के संरक्षण के लिए की गई है? जर्म प्लाज्म बीज या ऊतक जैसे जीवित आनुवंशिक संसाधन हैं और जिनका रख रखाव जो जानवरों और पौधों के प्रजनन, संरक्षण और
अनुसंधान प्रयोगों के लिए किया जाता है। ये संसाधन जो बीज बैंक के संग्रहित बीज संग्रह, नर्सरी में उगने वाले पेड़, पशु प्रजनन कार्यक्रम या जीन बैंक में बनाए गए पशु प्रजनन लाइनों आदि का रूप ले लेते हैं। जर्म प्लाज बैंक जो अनुवांशिक संसाधनों के संरक्षण के लिए की जाती है। तो इसका जो ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिकी तंत्र मूल्यांकन के लिए संख्याओं के पारिस्थितिकी पिरामिड के उपयोग में निहित प्राथमिक सीमा को सबसे अच्छी तरह से दर्शाता है? संख्याओं के पिरामिडों की सबसे ठोस सीमा जो पोषी स्तरों के बीच बायोमास और ऊर्जा हस्तांतरण के लिए उनकी अपर्याप्तता में निहित है। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा। इसमें बायोस्मॉल ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करने में अपर्याप्तता जो है वो संख्याओं की पारिस्थितिकी पिरामिड के उपयोग में निहित प्राथमिक सीमा को सबसे अच्छी तरह से दर्शाता है। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व स्थान जैव विविधता संरक्षण का एक उदाहरण है? पूर्व स्थान जैव विविधता संरक्षण उन संरक्षण प्रयासों को संदर्भित करता है जो प्रजातियों के प्राकृतिक आवासों के बाहर होते हैं, जैसे कैद में या बीज बैंक में। कैप्टिव ब्रीडिंग प्रोग्राम और बीज बैंक जो है वो पूर्व स्थान जैव विविधता संरक्षण के उदाहरण है। तो इसका जो ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव विविधता हॉटस्पॉट क्या है? एक जैव विविधता एक ऐसा क्षेत्र है जहां जैव विविधता के उच्च स्तर और उस जैव विविधता के लिए महत्वपूर्ण खतरे मौजूद हैं, उसे जो जैव विविधता का हॉटस्पॉट कहा जाता है। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा। जैव विविधता के उच्च स्तर और उस जैव विविधता के लिए महत्वपूर्ण खतरे वाला क्षेत्र जो जैव विविधता हॉटस्पॉट कहलाता है। तो इसका जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बायोस्पार्जिंग का सही वर्णन करता है? बायोस्पार्जिंग जो है वो भूजल में ऑक्सीजन सांद्रता बढ़ाने और प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले बैक्टीरिया द्वारा प्रदूषकों के जैविक संचरण की दर को बढ़ाने में के लिए जल स्तर के नीचे दबाव में हवा का इंजेक्शन होता है। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा। भूजल में ऑक्सीजन सांद्रता बढ़ाने के लिए जल स्तर के नीचे दबाव में हवा का इंजेक्शन जो है वो बायोस्पायरिंग कहलाता है। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदूषण का बिंदु स्रोत क्या है? प्रदूषण का बिंदु स्रोत जो वह प्रदूषण है जो किसी एकल पहचाने जाने योग्य स्रोत से आता है, जैसे कि कोई कारखाना या सीवेज उपचार संयंत्र। ये जो है प्रदूषण का बिंदु स्रोत है। इसका जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा। प्रदूषण जो एकल पहचान योग्य स्रोत से आता है उसे प्रदूषण का बिंदु स्रोत कहते हैं। ओके। और गैर बिंदु स्रोत जो प्रदूषण का गैर बिंदु स्रोत जो प्रदूषण के विपरीत है, जो कई अलग अलग स्रोतों से आता है, जैसे कि कृषि अपवाह और जैवमंडलीय जमाव। ये जो गैर बिंदु स्रोत है, प्रदूषण के गैर बिंदु स्रोत हैं। तो इसका जो ऑप्शन भी है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अविरल धारा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अविरल धारा जो गंगा नदी के तटों पर नदी नियामक क्षेत्र लागू कराता है। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा। अविरल धारा जो गंगा तटों पर नदी नियामक क्षेत्र को लागू कराता है। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु में ओजोन के उच्च स्तर का हानिकारक प्रभाव क्या है? हवा में वायु में ओजोन का उच्च स्तर जो श्वसन संक्रमण के बढ़ते जोखिम सहित कई हानिकारक प्रभाव पैदा कर सकता है। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा। इसमें वायु में ओजोन के उच्च स्तर का हानिकारक प्रभाव जो श्वसन संक्रमण के जोखिम में वृद्धि करता है। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैर बायोडिग्रेडेबल कचरे के लिए अपशिष्ट प्रबंधन का एक समान तरीका क्या है? गैर बायोडिग्रेडेबल कचरे के लिए लैंडफिल और भस्मीकरण जो अपशिष्ट प्रबंधन के दो समान तरीके हैं। लैंडफिल में कचरे को जो जमीन के अंदर दबाकर किया जाता है और यह जो पर्यावरण से अलग हो जाता है, और भस्मीकरण में उच्च तापमान पर कचरे को जलाना शामिल है, जो कचरे की मात्रा को कम कर सकता है और किसी भी हानिकारक रसायन को नष्ट कर सकता है। हालांकि भस्मीकरण भी जो हानिकारक प्रदूषकों को हवा में छोड़ सकता है। तो इस प्रकार इसमें जो ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा। बायोडिग्रेडेबल कचरे के लिए अपशिष्ट प्रबंधन का एक समान तरीका जो भस्मीकरण है। तो इसमें जो ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा। लैंड फिल भी बायोडिग्रेडेबल कचरे के लिए पर्याप्त मतलब एक समान तरीके में आता है। ओके, लेकिन इसमें कचरा जो है वो उतना ही रहता है,
इसमें भस्मीकरण में कचरा का मात्रा जो कम हो जाती है, कचरे की मात्रा। तो इसमें जो ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा स्रोत शुद्ध कार्बन न्यूट्रल की अवधारणा का प्रतीक है? बायोमास जो है एक नवीनीकरण ऊर्जा संसाधन है जो विभिन्न मानव और प्राकृतिक गतिविधियों के कार्बन युक्त अपशिष्ट से प्राप्त होता है या कई स्रोतों से प्राप्त होता है, जिसमें लकड़ी उद्योग के उप उत्पाद, कृषि फसलें, घास और लकड़ी के पौधे, कृषि और वानिकी के अवशेष, तेल समृद्धि, शैवाल और नगरपालिका की औद्योगिक कचरे के कार्बनिक घटक शामिल है। तो इसका जो ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा। शुद्ध कार्बन न्यूट्रल की अवधारणा का प्रतीक जो है वो बायोमास है। ओके, तो इसका जो ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कौन सा राज्य किसी नदी को लिविंग स्टेटस यानी जीवित संस्था प्रदान करने वाला पहला राज्य है? 2017 में उत्तराखंड के हाई कोर्ट ने गंगा और यमुना नदी और उसके पारिस्थितिकी तंत्र को जीवित संस्था यानी लिविंग स्टेट घोषित किया है। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा। इसमें उत्तराखंड राज्य ने जो नदी को लिविंग स्टेट प्रदान करने वाला पहला राज्य है। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अभिकथन ए, मैग्रो मध्यम मानसूनी ज्वारीय बाढ़ और तटीय निचले इलाकों की बाढ़ को कम करते हैं। और कारण आर में कहा जा रहा है कि मैग्रो अनेक मछलियों के प्रजनन, अंडे देने तथा पालने के लिए सुरक्षित और अनुकूल वातावरण प्रदान करते हैं। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। मैग्रो पौधों में विशेष जड़ें जैसे प्रोप स्टूच निम्टोफोरस हैं जो पानी के प्रवाह को बाधित करने में मदद करते हैं और इस तरह के क्षेत्रों में तलछट के जमाव को बढ़ाते हैं, तटीय तटों को स्थिर करते हैं और मछलियों के लिए प्रजनन जमीन प्रदान करते हैं। तो इस प्रकार इसमें कथन और कारण जो है दोनों सही है और कारण जो है कथन का सही व्याख्या नहीं कर रहा है। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संस्था विकासशील देश में पर्यावरण परियोजनाओं के लिए धन और तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए उत्तरदायी है? वैश्विक पर्यावरण सुविधा यानी ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी जो है वो एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो विकासशील देशों में पर्यावरण परियोजनाओं के लिए धन और तकनीकी सहायता प्रदान करती है। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा इसमें। और इसकी स्थापना जो है वो वर्ष 1991 में हुई थी। 91 में इसकी स्थापना हुई थी और इसकी स्थापना जो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, विश्व बैंक और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा किया गया था। तो इसमें सीधा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्टियों का 24वां सम्मेलन यानी कोप 24 कहाँ आयोजित हुआ था? कोप 24 जो है वो पोलैंड के केटोवाइस में हुआ था। तो इसका जो ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 26 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी यानी कोप 26 का मुख्य फोकस क्या था? 26 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी यानी कोप 26 का मुख्य फोकस जो पेरिस समझौते के क्रियान्वयन को और जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए वैश्विक कार्रवाई में तेजी लाना था। तो इसका जो ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा। पेरिस समझौते के क्रियान्वयन को मजबूत करना जो कोप 26 का मुख्य फोकस था। तो इसमें जो ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपशिष्ट प्रबंधन में 3 Rs का उद्देश्य क्या है? अपशिष्ट प्रबंधन में 3 Rs का अर्थ जो है वो कम करना, पुनः उपयोग करना और रिसाइकल करना है। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा। कचरे को कम करना, सामग्री का पुनः उपयोग करना और पुनर्चक्र करने के लिए ये जो अपशिष्ट प्रबंधन 3S इसका उद्देश्य था। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कीस्टोन प्रजाति का उदाहरण है? क्रिस्टोन प्रजाति जो एक ऐसी प्रजाति है जिसका अपने पारिस्थितिकी तंत्र पर इसकी प्रचुरता के सापेक्ष अनुपातहीन रूप से बड़ा प्रभाव पड़ता है। क्रिस्टोन प्रजाति के नुकसान का पारिस्थितिकी तंत्र पर व्यापक प्रभाव पड़ सकता है, जिससे अन्य प्रजातियों की हानि हो सकती है और भौतिक वातावरण में परिवर्तन हो सकता है। ब्लड ईगल, घोड़ा भालू अपने पारिस्थितिकी तंत्र में महत्वपूर्ण शिकारी हैं, लेकिन उनके नुकसान के परिणामस्वरूप पारिस्थितिकी तंत्र का जो पतन नहीं होगा। मधुमक्खी जो महत्वपूर्ण परागकर्ता है, लेकिन उसे क्रिस्टोन प्रजाति जो नहीं माना जाता है। दूसरी ओर समुद्री उदबिलाव को एक क्रिस्टोन प्रजाति माना जाता है। तो इसका जो ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा। समुद्री उदबिलाव जो है वो एक क्रिस्टोन प्रजाति का उदाहरण है।
तो इसका जो ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अभिकथन ए, मॉन्ट्रियल रिकॉर्ड का उपयोग सकारात्मक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण ध्यान के लिए प्राथमिकता वाले स्थलों की पहचान करने के लिए किया जाता है। और कारण आर में कहा जा रहा है कि मॉन्ट्रियल रिकॉर्ड जो उस रामसर स्थल पर प्रकाश डालता है जहां परिस्थिति की चरित्र में प्रतिकूल परिवर्तन हुए हैं, हो रहे हैं या होने की संभावना है। दिए गए कूट से सही उत्तर चुनें। मॉन्ट्रियल रिकॉर्ड का उपयोग जो सकारात्मक राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण ध्यान के लिए प्राथमिकता वाले स्थानों की पहचान करने के लिए किया जाता है। तो इसका जो अवकथन है वो सही हो जाएगा। ओके। और मॉन्ट्रियल रिकॉर्ड जो उस रामसर स्थल पर प्रकाश डालता है जहां पर की जो चरित्र में प्रतिकूल परिवर्तन हुए हैं और या होने वाले हैं या होने की संभावना है उसमें। तो इसका जो कारण है वो भी सही हो जाएगा। और कारण जो है वो कथन का सही व्याख्या भी कर रहा है। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान या वन्यजीव अभयारण्य नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में स्थित है? मुकुरुथी राष्ट्रीय उद्यान, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान और साइलेंट वैली नेशनल पार्क। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व जो दक्षिण भारत में पश्चिम घाट के नीलगिरी पहाड़ी में एक बायोस्फीयर रिजर्व है। यह जो भारत का सबसे बड़ा संरक्षित वन क्षेत्र है जो तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल में फैला हुआ है। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व जो है ये कर्नाटक कर्नाटक और तमिलनाडु और केरल केरल राज्य में जो फैला हुआ है और यह जो भारत का सबसे बड़ा संरक्षित वन क्षेत्र है। इसमें जो है वो संरक्षित क्षेत्र जो है वो मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान, मुकुरुथी राष्ट्रीय उद्यान, तमिलनाडु सत्यमंगलम वन्यजीव अभयारण्य, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, बंदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, साइलेंट वैली नेशनल पार्क, अरलम वन्यजीव अभयारण्य और वायनाड वन्यजीव अभयारण्य। केरल में किरमपुजा वन्यजीव अभयारण्य ये सभी जो है वो शामिल है। ओके। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान जो केरल के इडुक्की जिले में स्थित एक संरक्षित क्षेत्र है। यह नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा नहीं है। तो इसका इसमें जो दूसरा है वो गलत हो जाएगा जबकि 1 और 3 जो है वो सही है। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा। मुकुरुथी राष्ट्रीय उद्यान और साइलेंट वैली नेशनल पार्क जो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में स्थित एक अभयारण्य है। ओके, राष्ट्रीय उद्यान एक अभयारण्य है। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कारक ध्रुवों पर ओजोन क्षरण में योगदान करते हैं? पहला है प्रमुख ध्रुवीय वातावरण की उपस्थिति, दूसरा है समताप मंडलीय बादलों की उपस्थिति और तीसरा है क्लोरोफ्लोरो कार्बन का प्रवाह। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। समताप मंडल और निचला मध्य मंडल जो ओजोन मंडल के दो भाग हैं जो पृथ्वी की सतह से 20 से 55 किलोमीटर की पर 20 से 55 किलोमीटर ऊपर स्थित है। हालांकि सबसे ज्यादा सघनता जो है वो 20 से 30 किलोमीटर के बीच पाई जाती है। ध्रुवीय समताप मंडलीय बादल, शक्तिशाली ध्रुवीय मोर्चे और क्लोरोफ्लोरो कार्बन सभी जो ओजोन परत के क्षय के कारक हैं। तो इस प्रकार इसमें 1, 2 और 3 ये तीनों जो है वो ध्रुवों पर ओजोन क्षय के ओजोन क्षय में योगदान करने वाले कारक हैं। तो इसका जो ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परजीववादी की अवधारणा। परजीववादी की अवधारणा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है स्तनधारियों में टेपवर्म जैसे परजीवी अपने मेजबानों में किसी भी प्रकार के कुपोषण का कारण नहीं बनते हैं। और दूसरा कथन है परिस्थितिकी तंत्र के भीतर जनसंख्या की गतिशीलता को विनियमित करने में परजीववाद एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और तीसरा कथन है परजीवता निश्चित रूप से एक स्थिर अंतःक्रिया है और कम हानिकारक रिश्तों या यहाँ तक कि पारस्परिकता में किसी भी विकसित नहीं होती है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? परजीववाद जो हो जनसंख्या नियम या परजीववाद की परिस्थिति की भूमिका को सटीक रूप से पकड़ता है जिससे जैविक समुदाय की संरचना को प्रभावित करने में इसके महत्व की पुष्टि होती है। इस पर जो कथन 2 है वो सही हो जाएगा इसमें। ओके। और स्तनधारियों में टेप वर्म जो है अक्सर पोषक तत्व को अवशोषित करके अपने मेजबान में कुपोषण का कारण बनता है, ना कि इसमें बोला जा रहा है कुपोषण का कारण नहीं बनता, ये बनता है। तो इसका जो कथन 1 है वो गलत हो जाएगा इसमें। ओके। और परजीविकता जो आवश्यक रूप से एक स्थिर अंतःक्रिया नहीं है। तो इसका जो
कथन 3 है वो भी गलत हो जाएगा। तो इसमें केवल 2 सही है। इसमें पूछा गया कौन सा कथन जो सही है, तो इसमें केवल 2 सही है, तो इसका जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काराकोरम विसंगति शब्द हाल ही में खबरों में था, इसका क्या मतलब है? एक अध्ययन ने जांच की कि क्यों मध्य दक्षिण एशिया के काराकोरम रेंज में ग्लेशियल जलवायु परिवर्तन से उतने प्रभावित नहीं हुए जितने कि अन्य हुए हैं। उन्होंने काराकोरम अनोमाली नामक एक परिघटना को पश्चिमी विक्षोभ के हालिया पुनरुद्धार के लिए जिम्मेदार ठहराया है। इसका जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा। काराकोरम में ग्लेशियर जलवायु परिवर्तन से प्रभावित नहीं हो रहे हैं, या जो काराकोरम विसंगति शब्द है, इसका मतलब यही है। ओके, तो इसका जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए पाठ के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम कार्बन चक्र पर सबसे कम से उच्चतम मानव प्रेरित प्रभाव तक कार्बन प्रवाह का सटीक प्रतिनिधित्व करता है? महासागरीय उत्थान या विमोचन, कार्बन पृथक्करण, जीवाश्म ईंधन, औद्योगिक उत्सर्जन और वन की कटाई। नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए। कार्बन पृथक्करण का जो आमतौर पर सकारात्मक या तटस्थ प्रभाव होता है, इसके बाद समुद्री अवशोषण या उत्सर्जन होता है, जिसका ज्यादातर जो है वो समुद्र में अम्लीयता के कारण मध्यम प्रभाव पड़ता है। वनों की कटाई और औद्योगिक उत्सर्जन का गंभीर प्रभाव जो है वो पड़ता है, लेकिन यकीनन जीवाश्म ईंधन के निष्करण और दहन की तुलना में कम दूरगामी होता है, जो कि पैमाने में वैश्विक है और मानव जाति जलवायु परिवर्तन का प्राथमिक चालक है। इसमें पूछा गया है कि कौन सा अनुक्रम जो कार्बन चक्र पर सबसे कम से उच्चतम मानव प्रेरित प्रभाव पड़ता है। मानव पर जो कार्बन चक्र का सबसे कम प्रभाव किस पे पड़ता है, कम से उच्चतम में जाना है। तो कार्बन पृथक्करण से जो है वो कार्बन चक्र जो सबसे कम प्रभावित होता है। फिर उसके बाद महासागरीय उत्थान और विमोचन से, फिर उसके बाद वनों की कटाई से, फिर उसके बाद औद्योगिक उत्सर्जन से, फिर जीवाश्म ईंधन से जो है कार्बन चक्र पर जो है सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है। तो इस प्रकार इसमें 2 1 5 4 3, 2 1 5 4 3, तो इसका जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फास्फोरस चक्र और इसके पर्यावरणीय प्रभाव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, फास्फोरस चक्र जैव भू रासायनिक चक्र में विशिष्ट है क्योंकि इसमें गैसीय चरण का अभाव होता है। और दूसरा कथन है, खनन और फास्फोरस आधारित उर्वरकों के उपयोग जैसे मानवीय गतिविधियों के कारण उच्च गुणवत्ता वाले फास्फोरस अयस्क का संवर्धन हुआ है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? फास्फोरस चक्र जो फास्फोरस चक्र की अद्वितीय प्रकृति को दर्शाता है, जिसमें वास्तव में गैस चक्रण का अभाव है। और फास्फोरस चक्र जो जैव भू रासायनिक चक्र में विशिष्ट है। तो इसका जो कथन एक है वो सही हो जाएगा इसमें। ओके, और खनन और फास्फोरस आधारित उर्वरक के उपयोग जैसे मानवीय गतिविधियों के कारण जो संवर्धन नहीं हुआ है, बल्कि उच्च गुणवत्ता वाले फास्फोरस अयस्क की कमी हुई है। तो इसका जो कथन 2 है वो गलत हो जाएगा। तो इसमें केवल एक सही है, तो इसका जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की बफरिंग क्षमता शब्द का क्या अर्थ है? पृथ्वी की बफरिंग क्षमता से पता चलता है कि मिट्टी और समुद्र किस तरह से पीएच परिवर्तन का सामना करते हैं, यानी पीएच संबंधी से संबंधित है। ओके, मिट्टी और पानी में पीएच परिवर्तन का प्रतिरोध करने के लिए पृथ्वी की क्षमता जो है पृथ्वी की बफरिंग क्षमता कहलाती है। इसका अर्थ होता है, इसका जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? द्वितीयक उपभोक्ता वे हैं जो मुख्य रूप से पौधों को खाते हैं। दूसरा कथन है, हानिकारक जीव वे जीव हैं जो मृतक कार्बनिक पदार्थों से ऊर्जा और पोषक तत्व प्राप्त करते हैं। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनें। प्राथमिक उत्पाद जो हरे पौधे, कुछ बैक्टीरिया और शैवाल होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण करते हैं। शाकाहारी जो है वो प्राथमिक उपभोक्ता हैं जो मुख्य रूप से पौधों को खाते हैं, जैसे भेड़, खरगोश आदि। ये सब जो प्राथमिक उपभोक्ता हैं जो मुख्य रूप से पौधों को खाते हैं, ना कि द्वितीयक उपभोक्ता मुख्य रूप से पौधों को खाते हैं। ये प्राथमिक उपभोक्ता जो है, प्राथमिक उपभोक्ता जो है वो मुख्य रूप से पौधों को खाते हैं। तो इसका जो कथन एक है वो गलत हो जाएगा इसमें। ओके, और जो हानिकारक जीव एक ऐसे जीव है जो भोजन के रूप में मृतक और सड़े हुए पौधों या जानवरों को खाते हैं और उससे पोषक तत्व प्राप्त करते हैं। तो इसका जो कथन 2 है वो सही हो जाएगा। तो इसमें केवल 2 सही है, तो इसका जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
पारिस्थितिकी के संगठन के स्तर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा उनके आकार के अनुसार बढ़ते हुए क्रम में सही ढंग से व्यवस्थित है? पारिस्थितिकी में संगठन के स्तर के बढ़ते क्रम में जो है वो व्यक्तिगत जनसंख्या, समुदाय, पारिस्थितिकी तंत्र, बायोम और जीवमंडल, ये सभी जो है वो बढ़ते क्रम में है। जीवमंडल जो सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र है, जीवमंडल यानी बायोस्फीयर। उसके बाद उससे छोटा जो बायोम है, फिर पारिस्थितिकी तंत्र है, फिर समुदाय है, और समुदाय में जो है वो जनसंख्या में एक व्यक्ति है। इसके बाद जनसंख्या आएगा, जनसंख्या जनसंख्या उसके बाद एक व्यक्ति, व्यक्ति व्यक्तिगत। ओके, तो इसका जो ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है या नहीं है? पहला कथन है, अनुकूलन का तात्पर्य उन छोटे छोटे परिवर्तनों से है जो किसी जीव के शरीर में कम समय में होते हैं। और दूसरा कथन है, प्रजातिकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पर्यावरण एक नई चुनौती पैदा करता है तो जीव एक पैतृक प्रजाति से कई अन्य रूपों में विविधता लाते हैं। और तीसरा कथन है, अनुकूली वितरण विकास के कारण होता है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। परिवेश में परिवर्तन के कारण होने वाले छोटे छोटे समस्याओं को दूर करने के लिए एक ही जीव के शरीर में छोटे छोटे अवधियों में होने वाले छोटे छोटे परिवर्तन अनुकूलन कहलाते हैं। तो इसका जो ऑप्शन ए है, कथन एक है, वो सही हो जाएगा। अनुकूलन का तात्पर्य जो छोटे छोटे परिवर्तनों से है जो किसी जीव के शरीर में कम समय में होते हैं। तो इसका जो कथन एक है वो सही हो जाएगा। ओके, अनुकूली विकरण जो है एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जब पर्यावरण नई चुनौतियां पैदा करता है या पर्यावरण के लिए एक नया स्थान जो खोलता है तो जीव एक पैतृक प्रजाति से कई अन्य रूपों में विविधता लाते हैं। तो इसका जो कथन दो है वो गलत हो जाएगा। यह प्रजातिकरण से नहीं बल्कि अनुकूलीकरण से होता है। अनुकूली 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 विकरण सॉरी अनुकूली विकरण से होता है। ओके, या परिवर्तन अनुकूली विकरण से होता है। तो इसका जो कथन दो है वो गलत हो जाएगा इसमें। और जाति उद्भवन जो है वो वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा नई प्रजाति बनती है, और विकास वह तंत्र है जिसके द्वारा जाति उद्भवन होता है। तो इसका जो कथन तीन है वो भी गलत हो जाएगा। तो इसमें केवल एक सही है, तो इसका जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा। अगर इसमें देखो, इसमें पूछा गया सही कथन सही है या नहीं है, तो इस सही अगर पूछा है तो वन सही हो जाएगा, सॉरी बी सही हो जाएगा, और गलत अगर पूछा रहेगा तो इसमें सी सही हो जाएगा, दोनों कथन। ओके, आप कौन सा डिमांड कर रहा है आपके इच्छा के अनुसार है, कौन सा ऑप्शन आपको चूज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, परितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह बहुआयामी एवं चक्रीय होता है। और दूसरा कथन है, प्रथम पोषित स्तर से ऊपर की ओर ऊष्मा के रूप में ऊर्जा की हानि के कारण ऊर्जा स्तर घटता है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? ऊर्जा जो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के माध्यम से सूर्य से पौधों में प्रवेश करती है, और पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह जो एक दिशा में होता है, ना कि बहुआयामी और चक्रीय होता है। तो इसका जो कथन एक है वो गलत हो जाएगा इसमें। ओके, और प्रत्येक पोषी स्तर जो ऊष्मा के ऊपर से ऊर्जा की बढ़ती हानि का अनुभव करता है, जिसके कारण ऊर्जा स्तर जो है निम्नतम पोषी स्तर से घटने लगता है। तो इसका जो कथन दो है वो सही हो जाएगा। प्राथमिक कोशीय स्तर से ऊपर की ओर ऊष्मा के रूप में ऊर्जा की हानि के कारण जो ऊर्जा स्तर घटता है। तो इसका जो कथन दो है वो सही हो जाएगा। तो इसमें केवल दो सही है, तो इसका जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य जाल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, बार बार खाने और खाए जाने वाले जीवों की एक श्रृंखला के माध्यम से हरे पौधे में खाद्य ऊर्जा के हस्तांतरण को एक खाद्य वेब कहा जाता है। और दूसरा कथन है, खाद्य श्रृंखला एक इकाई है जबकि खाद्य जाल जो कई पारस्पर खाद्य श्रृंखलाओं का एक संग्रह है। और तीसरा कथन है, एक जटिल और आपस में जुड़ा जुड़ा हुआ खाद्य जाल जीवों की अनुकूलन क्षमता और प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार करता है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? बार बार खाने और खाए जाने वाले जीवों की एक श्रृंखला के माध्यम से पौधों में खाद्य ऊर्जा के हस्तांतरण को जो खाद्य श्रृंखला कहा जाता है, ना कि खाद्य वेब। इसको जो खाद्य श्रृंखला कहा जाता है, खाद्य श्रृंखला।
ओके, तो इसका जो कथन एक है वो गलत हो जाएगा खाद्य जाल के संदर्भ में। और खाद्य श्रृंखला जो एक इकाई है, जबकि खाद्य जाल जो कई पारस्पर खाद्य श्रृंखलाओं का एक संग्रह है। तो इसका जो कथन दो है वो सही हो जाएगा इसमें। और खाद्य श्रृंखला जो है जीवों की अनुकूलन क्षमता और प्रतिस्पर्धात्मक में सुधार नहीं करती है, जबकि खाद्य जाल जो है जीवों की अनुकूलन क्षमता और प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार करती है। तो इसका जो कथन 3 है वो भी सही हो जाएगा। तो इसमें केवल 2 और 3 जो है सही है खाद्य जाल के संदर्भ में। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा इकोटोन के उदाहरण है? माइक्रो वन, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, घास का मैदान, मुहाना। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। इकोटोन जो है दो अलग अलग पौधों के समुदायों के बीच वनस्पति का एक संक्रमणकालीन क्षेत्र है। उदाहरण के लिए माइक्रो वन जो है समुद्र और स्थानीय परिस्थिति तंत्र के बीच एक इकोटोन का प्रतिनिधित्व करते हैं। इकोटोन के अन्य उदाहरण जो हो घास के मैदान, एस्चुरी, रिवर बैंक और दलदल, ये सभी जो हो इकोटोन के उदाहरण हैं। तो इस प्रकार इसमें 1, 3 और 4 इधर राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा। उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों को इकोटोन के रूप में चित्रित नहीं किया गया है। तो इस प्रकार जो ऑप्शन तो कथन 2 है वो गलत हो जाएगा। तो इसमें 1, 3, 4 जो सही है तो बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पोषक चक्रों पर विचार कीजिए। फास्फोरस चक्र, कार्बन चक्र, सल्फर चक्र। ऊपर दिए गए चक्रों में कौन सा अवसादी चक्र है? अवसादी चक्र के उदाहरण जो हो फास्फोरस चक्र, सल्फर चक्र, लव चक्र, कैल्शियम चक्र और नाइट्रोजन चक्र, ये सभी जो हो अवसादी चक्र के उदाहरण है। तो इस प्रकार इसमें 2 और 3 जो हो सही हो जाएगा। तो इस प्रकार जो ऑप्शन सॉरी 1 और 3 जो हो सही हो जाएगा। तो इसमें जो ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा इसमें। अवसादी चक्रों में पोषक तत्वों का मुख्य रूप से संग्रह जो पृथ्वी के अवसादी चट्टानों के रूप में होता है। अवसादी चट्टानों के कुछ उदाहरण जो है वो चूना पत्थर, बलुआ पत्थर और कोयला, ये जो अवसादी चट्टानों के उदाहरण है। और अवसादी चक्र के उदाहरण जो फास्फोरस चक्र, सल्फर चक्र, लौह चक्र, कैल्शियम चक्र और नाइट्रोजन चक्र। तो इसका जो ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी अनुक्रमण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है प्राथमिक अनुक्रमण वहां होता है जहां पहले कोई समुदाय मौजूद नहीं था। और दूसरा कथन है एक स्थलीय स्थान पर प्राथमिक उत्तराधिकार में नए स्थल सबसे पहले घास की कठोर प्रजातियों द्वारा बसाया जाता है। और तीसरा कथन है द्वितीयक अनुक्रमण प्राथमिक अनुक्रमण की तुलना में अपेक्षाकृत तेज होता है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? पारिस्थितिकी उत्तराधिकार के 2 मुख्य प्रकार हैं, प्राथमिक और माध्यमिक उत्तराधिकार। प्राथमिक उत्तराधिकार जो तब होता है जहां पहली बार जमीन का नया टुकड़ा बनाया जाता है या उजागर होता है। उदाहरण के लिए यह तब हो सकता है जब लावा जो ठंडा होता है और नई चट्टानों का निर्माण करता है, या जब एक ग्लेशियर पीछे हटता है और बिना किसी मिट्टी के चट्टान को उजागर करता है। तो इस प्रकार इसमें जो कथन एक है वो सही हो जाएगा इसमें। एक स्थलीय स्थान पर प्राथमिक अनुक्रमण में नई साइट को पहले कुछ हार्डी पार्नियाल प्रजातियों द्वारा उपनिवेशित किया जाता है, ताकि कठोर घास की कठोर प्रजाति द्वारा। तो इसका जो कथन 2 है वो गलत हो जाएगा इसमें। और माध्यमिक स्तर पर या द्वितीयक उत्तराधिकार जो तब होता है जब चरमोत्कर्ष समुदाय या मध्यवर्ती समुदाय एक गड़बड़ी से प्रभावित होता है। और द्वितीयक अनुक्रमण जो प्राथमिक अनुक्रमण की तुलना में अपेक्षाकृत तेजी से होता है। तो इसका जो कथन 3 है वो सही हो जाएगा। तो इसमें 1 और 3 जो है वो सही है। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टुंड्रा बायोम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? हिमालय में अल्पाइन टुंड्रा बायोम है, ना कि आर्कटिक टुंड्रा बायोम। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो टुंड्रा बायोम के संबंध में सही नहीं है। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा। इसमें जो आर्कटिक टुंड्रा बायोम नहीं बल्कि हिमालय में अल्पाइन अल्पाइन टुंड्रा बायोम है। ओके, अल्पाइन। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घास के मैदान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है सवाना प्रकार के घास के मैदानों की पहचान छोटे घासों से होती है और व्यवहारिक रूप से
पेड़ रहित होते हैं। और दूसरा कथन है स्टेपी प्रकार के घास के मैदान की विशेषता लंबी घास होती है और व्यवहारिक रूप से पेड़ रहित होते हैं। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? समाना प्रकार के घास के मैदानों में जो बड़े घास होते हैं और व्यवहारिक रूप से पेड़ रहित होते हैं, तो इसका जो कथन एक है वो गलत हो जाएगा इसमें। और स्टेपी प्रकार के घास के मैदान की विशेषता जो है वो वहाँ छोटी छोटी घासें होती हैं, छोटी घासें होती हैं और यहाँ जो है बड़ी घासें होती हैं। ओके, और ये भी जो व्यवहारिक रूप से पेड़ रहित होते हैं, तो इसका जो कथन तो है वो भी गलत हो जाएगा। तो इसमें दोनों कथन जो है घास के मैदान के संबंध में सही नहीं है, तो इसका जो ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है ISFR 2021 के अनुसार क्षेत्रवार वन आवरण के संदर्भ में निम्नलिखित राज्यों को बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करें। मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र। नीचे दिए गए कूटों में से कौन सही उत्तर चुने? भारत में सबसे बड़े वन क्षेत्र के संदर्भ में 5 शीर्ष राज्य की सूची जो है वो निम्न है। क्षेत्र के संदर्भ में भारत में सबसे बड़ा जंगल जो है मध्य प्रदेश में स्थित है। ओके, सबसे बड़ा वन आवरण जो है वो मध्य प्रदेश में, फिर उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में, फिर उसके बाद छत्तीसगढ़ में, फिर उड़ीसा में, और सबसे लास्ट में जो महाराष्ट्र में जो भारत में 5वां स्थान है वन आवरण के क्षेत्र में। ओके, तो इस प्रकार इसमें बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है, तो सबसे कम महाराष्ट्र में, फिर उड़ीसा, फिर छत्तीसगढ़, फिर अरुणाचल प्रदेश, फिर मध्य प्रदेश। तो इसमें 5, 4, 3, 2, 1, तो इसका जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक विशिष्ट परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस प्रकार के प्रदूषण का कारण बनता है? ऊष्मीय प्रदूषण, विकिरण, और समुद्री प्रदूषण, जल प्रदूषण। ऊपर दिए गए विकल्पों में से कौन सा सही है? परमाणु ऊर्जा जो रेडियोधर्मी कचरा छोड़ते हैं, जो विकिरण का कारण बनता है, जो विकिरण प्रदूषण का कारण बनता है। ओके, परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो विकिरण प्रदूषण भी करता है और ऊष्मीय प्रदूषण भी करता है और समुद्री प्रदूषण भी करता है और जल प्रदूषण भी करता है। ये चारों जो है वो परमाणु ऊर्जा संयंत्र द्वारा प्रदूषण के कारण है, तो इसका जो ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है झील पारिस्थितिकी तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है यह मुख्य रूप से लैंटिक पारिस्थितिकी तंत्र है और इसे सरोवर पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में भी जाना जाता है। और दूसरा कथन है इस वातावरण में अधिकांश जीवन जो रूप असमतापी है, अर्थात उनके आंतरिक शरीर का तापमान उनके परिवेश द्वारा निर्धारित किया जाता है। और तीसरा कथन है दैनिक और मौसमी तापमान परिवर्तन आमतौर पर बहुत संकीर्ण होते हैं। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? झील पारिस्थितिकी तंत्र जो मुख्य रूप से लैंटिक पारिस्थितिकी तंत्र है और इसे जो सरोवर पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में भी जाना जाता है, तो इसका जो कथन एक है वो सही हो जाएगा इसमें। और इसके वातावरण में जो अधिकांश जीवन रूपी जो असमतापी है, अर्थात उनके आंतरिक शरीर का तापमान जो उनके परिवेश द्वारा निर्धारित किया जाता है, तो इसका जो कथन तो है वो भी सही हो जाएगा इसमें। और दैनिक और मौसमी तापमान जो परिवर्तन आमतौर पर महत्वपूर्ण हो सकता है, न कि बहुत संकीर्ण होता है, तो इसका जो कथन 3 है वो गलत हो जाएगा झील पारिस्थितिकी तंत्र के संदर्भ में। तो इसमें केवल 1 और 2 जो है वो सही है, तो इसका जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर के रूप में लेबल किया गया है। अभिकथन ए टुंड्रा पारिस्थितिकी तंत्र मुख्य रूप से वैश्विक मीथेन चक्र में सिंक के बजाय स्रोत के रूप में कार्य करता है। और कारण में कहा जा रहा है कि टुंड्रा पारिस्थितिकी तंत्र में परमाफ्रॉस्ट कार्बनिक कार्बन के एक महत्वपूर्ण भंडार के रूप में कार्य करता है, जो पिघलने पर मीथेन उत्सर्जन में योगदान देता है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। मीथेन स्रोत के रूप में टुंड्रा भी भूमिका पर प्रकाश डालता है। टुंड्रा पारिस्थितिकी तंत्र जो मुख्य रूप से वैश्विक मीथेन चक्र के सिंक के बजाय स्रोत के रूप में कार्य करता है, तो इसका जो कथन है वो सही वजह। और टुंड्रा पारिस्थितिकी तंत्र जो है परमाफ्रॉस्ट कार्बनिक कार्बन के एक महत्वपूर्ण भंडार के रूप में कार्य करता है, जो पिघलने पर मीथेन उत्सर्जन में योगदान देता है, तो इसका जो कारण है वो भी सही हो जाएगा। और कारण जो है कथन का सही व्याख्या भी कर रहा है, तो इसका जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में अधिनियम और सूची 2 में वर्ष।
वन संरक्षण अधिनियम। वन संरक्षण अधिनियम जो वर्ष 1980 में आया था, लागू हुआ था। वन संरक्षण अधिनियम जो वर्ष 1980 में लागू हुआ था। तो इस प्रकार ए का 3 से सुमेलित हो जाएगा। और इसमें संशोधन जो है वो वर्ष 1988 में हुआ था। वन संरक्षण अधिनियम में संशोधन जो वर्ष 1988 में संशोधन हुआ था। ओके। और यह अधिनियम जो भारत में वनों की कटाई को नियंत्रित करने के लिए भारत संसद द्वारा लागू किया गया था, इस अधिनियम को, वन संरक्षण अधिनियम को। ओके, तो इसका जो ए है वो 3 से सुमेलित हो जाएगा। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो वर्ष 1986 में पर्यावरण की सुरक्षा और सुधार के लिए प्रदान करने के उद्देश्य से लागू किया गया था। तो इस कारण बी का 1 से सुमेलित हो जाएगा। ओके। और इसमें संशोधन जो इसमें संशोधन जो है वो वर्ष 1991 में किया गया था। ओके। और द एयर अधिनियम यानी हवा अधिनियम जो है वो वर्ष 1981 में लागू हुआ था। वर्ष 1981 में हवा अधिनियम लागू हुआ था। तो इस प्रकार सी का 4 से सुमेलित हो जाएगा। और जल प्रदूषण अधिनियम जो है वो वर्ष 1974 में लागू हुआ था, जल प्रदूषण अधिनियम। तो इस प्रकार डी का 2 से सुमेलित हो जाएगा। तो इसमें 3 1 4 2 3 3 1 4 2। तो इसका जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? सिमलीपाल सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान जो उड़ीसा में है। जी बिल्कुल ये सही है। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान जो उड़ीसा में है। तो इसका जो ऑप्शन है वो सही सुमेलित है। नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान जो है वो मेघालय में है। तो इसका जो ऑप्शन भी है वो भी सही हो जाएगा। और दिहांग दिबांग राष्ट्रीय उद्यान जो अरुणाचल प्रदेश में है। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो भी सही सुमेलित है। और अगस्तमला राष्ट्रीय उद्यान जो वो केरल और तमिलनाडु में है। केरल और तमिलनाडु में अगस्त माल्या राष्ट्रीय उद्यान है, बाकी कर्नाटक में। तो इसका जो ऑप्शन डी है वो सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें जो ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी सेम क्वेश्चन है, रिपीट हो गया, सॉरी। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। टाइगर रिजर्व और राज्य। काली काली टाइगर रिजर्व जो है वो काली टाइगर रिजर्व कर्नाटक में स्थित है। तो इस प्रकार जो 1 है वो 3 से सुमेलित हो जाएगा। और नामेरी टाइगर रिजर्व जो है वो असम में है। नामेरी टाइगर रिजर्व असम में है। तो इस प्रकार बी का 1 से सुमेलित हो जाएगा। कामलांग टाइगर रिजर्व जो अरुणाचल प्रदेश में, तो सी का 2 से सुमेलित हो जाएगा। और रानीपुर टाइगर रिजर्व जो उत्तर प्रदेश में है। तो इस प्रकार डी का 4 से सुमेलित हो जाएगा। तो इसमें 3 1 2 4 3 1 2 4। तो इस प्रकार जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अपने शरीर के आंतरिक तापमान को बाहरी तापमान के विरुद्ध एक सीमा के भीतर बनाए रखने में सक्षम है? पक्षी, पौधे, स्तनधारी और सरीसृप। थर्मोरेगुलेशन जो किसी जीव की अपने शरीर के तापमान को निश्चित सीमा के भीतर बनाए रखने की क्षमता है, तब भी जब आसपास का तापमान जो बहुत अलग हो। पक्षी और स्तनधारी जो है वो आंतरिक तापमान को बाहरी तापमान के विरुद्ध एक सीमा के भीतर जो बनाए रखने में सक्षम होते हैं। तो इस प्रकार जो 1 और 3 जो वो सही हो जाएगा। तो इस प्रकार जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन खेतों के मिश्रित कृषि मॉडल पर सबसे अच्छा वर्णन करता है? मिश्रित खेती जो है एक प्रकार की खेती है जिसमें फसलों की कटाई और जानवरों को पालना दोनों शामिल होता है। फसलों की कटाई और जानवरों को पालना जो है इसमें शामिल होता है। तो इसका जो ऑप्शन भी है वो सही हो जाएगा। उसे मिश्रित कृषि मॉडल पर आधारित है। फसल की खेती और पशुपालन का संयोजन रूप होता है मिश्रित खेती। तो इसमें जो ऑप्शन भी है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? परिम्बिकुलम टाइगर रिजर्व तमिलनाडु। परिम्बिकुलम टाइगर रिजर्व जो है वो केरल में है, ना कि तमिलनाडु में। ये केरल में है। ओके। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो सही सुमेलित नहीं है। और गुमटी वन्यजीव अभ्यारण्य जो है त्रिपुरा में है। तो इसका जो ऑप्शन भी है वो सही सुमेलित है। भद्रा वन्यजीव अभ्यारण्य जो है वो कर्नाटक में है, ना कि मध्य प्रदेश में। ये कर्नाटक में है, भद्रा टाइगर वन्यजीव अभ्यारण्य। ओके। और महानंदा वन्यजीव अभ्यारण्य जो है वो पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल में है, ना कि बिहार में।
तो इसका जो ऑप्शन सी है वो भी गलत हो जाएगा और ऑप्शन डी है वो भी गलत हो जाएगा। तो इसमें जो ऑप्शन बी है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में संरक्षित क्षेत्र और सूची 2 में मुख्य संरक्षित पशु। काजीरंगा, काजीरंगा नेशनल पार्क में मुख्य संरक्षित पशु जो है वो गैंडा है। यह जो काजीरंगा नेशनल पार्क जो है गैंडा के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका जो 1 है वो 4 से सम्मिलित हो जाएगा। गिरी, गिरी राष्ट्रीय उद्यान जो है वो सिंह जो इसमें मुख्य संरक्षित पशु है, शेर। तो इसका जो बी है वो 3 से सम्मिलित हो जाएगा। और सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान के लिए मुख्य संरक्षित पशु जो है वो बाघ है। तो इसका जो सी है वो 1 से सम्मिलित हो जाएगा। और पेरियार, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान में मुख्य संरक्षित पशु जो है वो हाथी है। तो इसका जो डी है वो 2 से सम्मिलित हो जाएगा। तो इसमें 4 3 1 2 4 4 3 1 2 या 3 कर लो, सॉरी 4 3 1 2। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा इसमें। और हाँ, जैसा कि मैंने वीडियो में कहा था कि 2 क्वेश्चन मैं दूंगा आप लोगों को सॉल्व करने के लिए, जिसका उत्तर जो कमेंट में करिएगा आप लोग। और वही क्वेश्चन है ये, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में राष्ट्रीय उद्यान और सूची 2 में स्तर काजीरंगा, केंद्रुमुख, साइलेंट वैली, वाल्मीकि, ये राष्ट्रीय उद्यान जो कहाँ पे स्थित है इसको बताना है। और दूसरा क्वेश्चन ये है, नंदी वन्यजीव अभ्यारण्य अवस्थित है, नंदी वन्यजीव अभ्यारण्य जो कहाँ स्थित है ये बताना है। और तीसरा क्वेश्चन एक और ले लो, ये सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में प्रदूषक और सूची 2 में शारीरिक भाग या प्रभावित। शारीरिक भाग प्रभावित, कौन से प्रदूषण से कौन सा भाग जो शरीर का कौन सा भाग प्रभावित होता है इसको बताना है इसमें। ओके, ये तीनों क्वेश्चन जो आप लोग करिएगा और इसका आंसर जो कमेंट बॉक्स में दीजिएगा जरूर से जरूर। थैंक यू सो मच।